एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10 बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है जब तुम लोगों की बात आती है तब, क्योंकि स्कूल के अंदर भी वेट कर रहे हो तो बिल्कुल कब चैप्टर स्टार्ट होगा, कब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग यही पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हर चीज कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वादा है। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि जितने भी बच्चे ये वीडियो, ये लेक्चर 13 अक्टूबर के पहले देख रहे हैं, मेरी जान 13 अक्टूबर को हम लोग इस चैप्टर का मैंने शेड्यूल डाल रखा है अपने लास्ट वीडियो के अंदर, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और मैं कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी डाल चुका हूं। ठीक है, 13 अक्टूबर को जो है हम इसका एक लाइव करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग इसके लाइव क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, पोल होगा। तो बिल्कुल सभी बच्चों को वहां पर अटेंडेंस देनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जितने भी बच्चे ये वीडियो या ये लेक्चर 13 अक्टूबर के बाद में देख रहे हैं, मेरी जान आपको चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन के अंदर, जो हम लोग ऑलरेडी लाइव ले चुके हैं, अब वो पास्ट टेंस हो चुका है, ठीक है, तो आपको वहां मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन देखना जरूर, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज के लेक्चर को। हमारे ये जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग ब्रॉडली दो टाइप के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट होता है, उसी का ऑफस्प्रिंग बनता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसका ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो है हम देखते हैं दो पेरेंट्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग और टू प्रोड्यूस, मैं बोल सकता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि मान लो अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ना मैं तुम्हें बंटी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो पापा बंटी, मम्मी बंटी, इनसे कौन बनेगा? बेबी बंटी, यानी कि बंटी। ठीक है, तो दो पेरेंट्स लगते हैं, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होती है। ओके, तो ये दोनों टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि भैया किन किन ऑर्गेनिजम्स में हमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। ब्रॉडली हम लोग दो पढ़ेंगे इसके अंदर, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पर हम फ्लावर की बात करेंगे, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके जी, क्लियर है बात? ग्रेट। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बाद करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को भैया। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर की शुरुआत होते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का सवाल आ जाता है। 3 मार्क नहीं तो कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेगा, 2 मार्क में पूछ लेगा, लेकिन ये सवाल आता ही है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको यह बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट का आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद में वाई, भाई रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और तीसरा सवाल है हाउ। तो व्हाट, वाई, हाउ अगर आपने याद कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। याद क्या करना है, रटना नहीं अपने को, मैं समझा दूंगा सब। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत आसान है 10th। #10th ईजी नीचे कमेंट करो। चलो देखो भैया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process in which living organisms produce their offsprings या make their offsprings. ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स, है ना? इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जैसे कि पापा बंटी और मम्मा बंटी, इनका ऑफस्प्रिंग कौन होगा? बंटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंटी को जन्म दिया है। ओके, अब व्हाट तो क्लियर हो गया कि क्या होता है। वाई, भैया यार रिप्रोडक्शन कोई इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस थोड़ी है, मतलब सांस लेना, एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन हो गया या डाइजेशन हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंसान जी नहीं सकता। लेकिन रिप्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एक बात समझो, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो ठीक है, ऐसा लगता होगा कि भैया इसके बिना तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन सोच के देखो, आज से मान लो 10,000 साल पहले सभी इंसानों ने अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया होता, ठीक है, इस धरती पर जितनी भी स्पीशीज रहती है, मान लो सबने अगर चलो इंसानों की बात करते हैं, अगर रिप्रोडक्शन इंसानों ने बंद कर दिया होता तो क्या होता कि उस समय पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो बूढ़े हो जाते और मर जाते।
उसके बाद एक भी इंसान या एक भी ह्यूमन का नामो निशान नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया ही नहीं, उन्होंने एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया ही नहीं, है ना। तो वही जो थे वही लोग बड़े होते गए और मर गए, इंसान खत्म हो गए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि भैया एक स्पीशीज को बरकरार रखने के लिए, स्पीशीज चलती रहे आगे, वो चीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। आज से 10,000 साल पहले मान लो अगर डॉग्स के अंदर रिप्रोडक्शन बंद हो जाता तो आज डॉग्स होते ही नहीं, क्योंकि उस समय जो डॉग्स होते हैं वो जी लेते, मर जाते, उसके बाद डॉग्स बचते ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं किया उन्होंने, नए डॉग्स बनाए ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा वाई भी क्लियर हो गया है कि स्पीशीज को आगे कंटिन्यूड रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाउ की बात करते हैं कि भैया ये चीज होती कैसे। जैसे कि मैं कहता हूं कि यार व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ की बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार जनरली जो भी बच्चे पैदा होते हैं एक फैमिली के अंदर, उस बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जैसे कि मान लो उसका चेहरा, नाक, आंख, कान, मुंह, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली मेंबर या लेट्स से पापा या मम्मी से मिलते जुलते हैं। जैसे कि मान लो आंखों का शेप या आंखों का कलर मम्मी जैसा है बट बाल पापा जैसे हैं, नाक मम्मी जैसी है लेकिन जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो पापा जैसा है, राइट। ऐसा होता है बहुत सारी बारी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सिंपल सी बात है, पापा बंटी और मम्मी बंटी का क्रिएशन है बेबी बंटी, बट एक्चुअल में क्या होता है वो हमको समझना है रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो बहुत सिंपल है, इस पर सवाल आता है, फटाफट समझते हैं। क्या होता है, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ते हैं वो है डीएनए। हमारे बॉडी के अंदर या सारे ऑर्गेनिजम्स का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी ट्रेट्स होते हैं, वो सब इस डीएनए में स्टोर्ड होते हैं। जब भी एक नया इंडिविजुअल बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है, तो इस डीएनए की कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक कॉपी बनती है। क्या बनती है? एक कॉपी बनती है। तो इस डीएनए की एक कॉपी बनती है, इसको हम डीएनए कॉपी बुला लेंगे। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी बन के आगे वो फर्दर जाती है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि हमारे अंदर जो है एक डीएनए की कॉपी आई है हमारे पेरेंट्स से, राइट। क्लियर है बात? तो डीएनए कॉपी यहां पर लिखा भी हुआ है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल। जितना भी जो कुछ भी ट्रेड्स होते हैं, जो कुछ भी जीन्स वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो उसकी एक कॉपी बनती है और वो कॉपी फर्दर हमें पास ऑन होती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। अब ये क्या तुमको समझाता हूं, लेकिन इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया डीएनए कॉपिंग होती है ना। अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर भैया एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसी का डीएनए कॉपी होता है, आगे जाता है, कॉपी होता है, फिर इसका ये बड़ा होगा, फिर इसका जब ऑफस्प्रिंग आएगा तो इसका डीएनए कॉपी होगा, आगे जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब तुमको समझाता हूं ये क्या बोल रहा है। बहुत सारे जगहों पर तुमने ये चीज पढ़ ली होगी लेकिन तुमको समझ नहीं आई होगी, मैं तुमको आसानी से समझाता हूं। अब जब मैं बात करता हूं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कायदे से पेरेंट नंबर 1 का डीएनए और पेरेंट नंबर 2 का डीएनए। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला डीएनए मतलब मम्मी का डीएनए बोल देगा पापा को कि यार नहीं तुम्हारा डीएनए नहीं चाहिए बेटे के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं, बेटी के अंदर नहीं। ठीक है, दोनों की डीएनए कॉपी होगी। ठीक है, दोनों तरफ से आएगा, मतलब मैं तुमको बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दोनों तरफ से जेनेटिक मटेरियल आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? पापा साइड से भी आएगा, मम्मी साइड से भी आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड डीएनए कॉपिंग होगी और जो ऑफस्प्रिंग है वो बनेगा, राइट। तुम एक सिंपल सी बात लॉजिकली सोचो, ज्यादा एरर आने के, एरर नहीं बोलूंगा मैं, ज्यादा चेंजेस आने के चांस कहां पर है? यहां पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर पापा से भी आ रहा है और मम्मी से भी आ रहा है, तो यहां पर एक मिक्सचर बन चुका है। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे कि हमारी शक्ल हो सकता है कि हमारे पापा से मिले लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब डीएनए कॉपिंग होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, क्लियर है बात? वही जब मैं बात करता हूं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो यहां पर चूंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसी की कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी बनते जा रही है, इसलिए यहां पर वेरिएशन कम देखने को मिलता है, चेंजेस कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहां पर वेरिएशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसलिए आप देखोगे कि हो सकता है कि आपकी हाइट आपके पापा जैसी हो बट आपका फेशियल स्ट्रक्चर आपकी मदर जैसा हो, क्योंकि यहां पर दोनों साइड से आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है जी, क्लियर है बात? वेरी गुड। और इससे ही हम अगली टर्म पर चलते हैं जो कि है वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे भैया यार कितना स्ट्रेच कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो इस बारे में। इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है बच्चों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, बाउंसर निकल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात हो गई कि डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100% एक्यूरेट, इसीलिए जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते। एक नंबर का सवाल। ठीक है,
जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। नहीं तो आज इस दुनिया में हर बाप बेटा या हर माँ बेटे या हर माँ बेटी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। डीएनए कॉपी हो रहा है, कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण होता है वेरिएशन, तभी आप सेम टू सेम नहीं दिखते हो। ठीक है, और इसी वेरिएशन के कारण होता है इवोल्यूशन। अब भैया ये इवोल्यूशन क्या चीज है? देखो, आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर के अंदर इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं तुमको यहां पर 1-2 मिनट लेके इससे समझाना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, क्या होता है देखो, अगर मैं बात करता हूं, मान लो आज से ये इवोल्यूशन क्या चीज है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है जो हम अभी देख रहे हैं। देखो, मान लो आज से 1000 साल पहले, ठीक है, लेट अस से 10,000 साल पहले, लेट से कि एक जगह होगी जहां पर लेट से 1000 लोग रहते होंगे। कितने लोग रहते होंगे? 1000 लोग रहते होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल सी तुमको लॉजिकल बात बताता हूं। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण या कुछ एकदम से बहुत बदल गया, जिसके कारण 1000 में से लेट से 900 लोग मर गए क्योंकि वो उस कंडीशन को अडाप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, जो 100 लोग बचे हुए थे ना, उन्होंने क्या दिखाया, उस चेंज के प्रति एक वो दिखाया, मतलब क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस दिखाया। ये दिखाया कि नहीं, हम सर्वाइव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 1000 में से 900 लोग तो मर गए क्योंकि उनके अंदर वो वेरिएशन नहीं था। उनके अंदर मैं कह सकता हूं कि वो एक ऐसा ट्रेट नहीं था जिसके चलते वो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते थे या उस कंडीशन से वो बच सकते थे। जो बचे हुए 100 थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो डेवलप कर लिया था या उनके अंदर आ गया होगा ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो बचे हुए 100 लोग थे ना, अब वो तो बच गए। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये जो ट्रेट है वो आगे भी पास ऑन होते जाएगा। तो आगे जाके लेट से जब यहाँ पर और 200, 300, 500 लोग हो जाएंगे तो वो इस हार्श कंडीशन को शायद सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 100 लोग बचे हुए थे इनके अंदर वो ट्रेट था। मतलब बेसिक सी बात यही है कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। जैसे कि बात करता हूँ, पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्यों हुए? वेरिएशन के कारण। अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम आज भी ऐसे ही होते, लेकिन हम इवॉल्व होते गए। ठीक है, वेरी गुड। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेके बताया जाता है जनरली, मैंने इंसानों को लेके बता दिया, सिंपल सी बात। ठीक है जी, वेरी गुड। ओके, वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन बिकॉज इट क्रिएट्स डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज। भाई देखो, 1000 लोग थे, इंसानों की स्पीशीज थी, लेकिन जो 100 बचे उनके अंदर डिफरेंस था ड्यू टू दिस वेरिएशन। ओके, these differences help some individuals survive better in their environment. For example, if there is a change in environment, those with helpful traits are more likely to survive and reproduce. जिनके पास वो ट्रेड्स होंगे शायद वो सर्वाइव कर जाएंगे, और वो ट्रेड्स उनके अंदर क्यों आए होंगे? ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, ओवर टाइम दीज ट्रेड्स बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन। वो जो 100 लोग बचे उसके बाद उन्होंने रिप्रोड्यूस करते गए 100 के अब वो 10,000 हो गए। उन 10,000 लोगों के अंदर अब वो शायद ट्रेड मिलेगा जो उनको उस हार्श कंडीशन से बचाएगा। ठीक है, विदाउट वेरिएशन ऑल इंडिविजुअल्स वुड बी द सेम एंड इफ द एनवायरनमेंट चेंज द होल स्पीशीज कुड बी स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो वेरिएशन अलाउज स्पीशीज टू अडॉप्ट एंड इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वेरी गुड, बहुत हो गया इसके ऊपर। अब सवाल में पूरे नंबर आ जाएंगे तुमको। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली एंड ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल क्या होता है? इसके अंदर 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी। ओके जी, ग्रेट्स। अब हम लोग कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं? पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, और आगे जाके हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी देखेंगे। ठीक है, बट हाँ, हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे फिजन की। तो फिजन भैया 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब क्या समझते हैं? इट इज द डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू 2 सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, क्या होता है? जैसे कि मान लो ये अपना अमीबा है। ठीक है, इन शॉर्ट तुमको बताता हूं होता क्या है ताकि तुम प्रोसेस समझ पाओ पूरी। क्या होगा ना कि ये जो अमीबा का सेल है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और ये जो 2 हिस्सों में बटा है अब ये एज न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा
और ये वाला एज न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा। आई बात समझ में? यही खेल है पूरा, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा है, एक अमीबा या एक सेल दो में बट रहा है, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। अगर यही एक सेल बहुत सारों में बट रहा होता तो वो मल्टीपल फिजन होता, लेकिन जब एक दो में बट रहा है तो वो बाइनरी फिजन है, ठीक है। बहुत सही। सो इट इज द डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू टू सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स। ये देखो, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल की पूरी बॉडी डिवाइड होने लगेगी, और फाइनली जो भी सेल का मटेरियल था जब वो स्प्लिट हो जाएगा दोनों में, दोनों पोर्शंस में, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सही। सो डिवाइड्स इनटू टू फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, द सेल फाइनली स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एग्जांपल है अमीबा। जैसे कि ये देखो, पहले न्यूक्लियस बटा, देखो न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ है ना, मतलब न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, वो दो में बटने वाला है, फिर देखो वो एक तरीके से दो में पूरा बट चुका है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो इधर चलेगा और इधर चलेगा, दोनों साइड चलेगा, और फाइनली ये जो दो डॉटर सेल्स है ये अलग हो गए और अब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, ठीक है। बहुत सही। मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। मल्टीपल फिजन एज द नेम सेज, इन मल्टीपल फिजन मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, प्लाज्मोडियम। ये देखो, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देखो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया में स्प्लिट हो गया। ये देखो कितने सारे डॉटर न्यूक्लिया में स्प्लिट हो गया, ठीक है। एक न्यूक्लियस जब बहुत सारों में बटा है, इसका मतलब ये क्या है, ये मल्टीपल फिजन है, ठीक है। फिर सभी ये जो आपके ये मल्टीपल न्यूक्लिया के अंदर बटा है, फिर जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब में थोड़ा थोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि जब थोड़ी सी मैच्योरिटी पे ये बाहर निकल जाएंगे, सारे डॉटर न्यूक्लिया दिख रही हैं, ये सारे डॉटर न्यूक्लिया जो है वो बाहर निकल जाएंगे, सारे डॉटर सेल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो एक न्यूक्लिया मल्टीपल में बटा, और उसके बाद में वो जितने भी मल्टीपल में बटा है, वो जो डॉटर सेल्स अब बन चुके हैं सारे, वो डॉटर सेल्स बाहर निकल जाएंगे। तो सोचो एक प्लाज्मोडियम ने कितने प्लाज्मोडियम को जन्म दिया, 1 2 3 4 कितने सारों को जन्म दिया, है कि नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन, इसके अंदर मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना। एक सिंगल इंडिविजुअल था, इससे बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन गए। ओके जी, बहुत बढ़िया। प्रोड्यूसिंग मेनी न्यूक्लियाई एंड मेनी डॉटर सेल्स, ठीक, ग्रेट। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। Fragmentation, it takes place in multicellular organisms with simple body organization such as Spirogyra. In this, पढ़ लो एक बार फिर समझाता हूं। In this, the body breaks up into 2 or more small pieces of fragments. Upon maturation, these fragments grow into new individuals. देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। स्पायरोगैरा के अंदर, जैसे कि ये मान लो स्पायरोगैरा है आपका, ठीक है, ये स्पायरोगैरा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये मैच्योरिटी अटेन कर लेगा, इट विल रीच द लेवल कि नहीं अब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या होगा कि ये 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा अपने आप, फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा। किन में बढ़ जाएगा, फ्रेगमेंट्स। ओके जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि ये देखो 1 2 है ना, तो 3 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया। अब ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट, ये बीच वाला फ्रेगमेंट और ये नीचे वाला फ्रेगमेंट, तीनों अलग अलग हो गए। नाउ ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेंगे, ठीक है। These 3 will grow into new individuals now. तो तुम देखो कि एक स्पायरोगैरा ने 3 को जन्म दे दिया एक तरीके से। अब ये जो अलग हुए तीनों, ये तीनों दे विल ग्रो इंडिविजुअली नाउ, अब वो अपनी अपनी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। सो दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब ये भी अलग एक स्पायरोगैरा बन जाएगा, ये अलग और ये अलग, एक ने 3 को जन्म दे दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। तो इसको हम लोग बुलाते हैं फ्रेगमेंटेशन। इजी, बहुत सिंपल। अब बात करते हैं, देखो ध्यान रखना, मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना, आगे समझ में आएगा कि फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे समझ में आएगा तुम्हें क्यों बोल रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। भैया रीजनरेशन क्या चीज होती है? रीजनरेशन मतलब तुम सोचो कि साइंस का इतना बड़ा खतरनाक करिश्मा है कि मैं क्या ही बताऊं। देखो जनरली इस पर आने से पहले एक बात समझते हैं हम कि घरों में क्या होता है, तुमने नोटिस किया होगा कि जो चिपकली होती है ना, जो जिससे सब डरते हैं, जिससे सबको डर लगता है, ठीक है। अब ये जो चिपकली होती है जब आपके सामने आ जाती है और वो करके चलती है तो ऐसे बहुत ऐसी अजीब सी घिन सी आती है, ठीक है। बट उसके अंदर एक बहुत खतरनाक साइंटिफिक ताकत है। क्या ताकत है? क्या होता है अगर गलती से आप चिपकली की पूंछ पर पैर रख देते हो या चिपकली की पूंछ लेटेस से कट जाती है, ठीक है, तो चिपकली वहां बैठे बैठे ये नहीं देखती कि अरे यार मेरी तो पूंछ निकल गई, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि उसको पता है, देखना ध्यान से, उसको पता है कि अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो थोड़े दिनों बाद नई पूंछ आ जाएगी, घर की खेती है, ठीक है। भैया ये कैसे पॉसिबल है? ये होता है
ठीक है, ये होता है रीजनरेशन के अंदर। तो जब उसकी पूंछ निकलती है तो वो पूंछ थोड़े दिन बाद वापस आ जाती है, जैसे कि अंबानी का नहीं होता। अंबानी के साथ कैसा है कि मान लो अगर थोड़े बहुत पैसे नीचे गिर भी जाते हैं तो अंबानी झुक के उठाएगा नहीं, क्योंकि उतनी देर में वो वापस कमा लेगा। ठीक है, तो सेम चिपकली का भी ऐसे ही है। वो कहती है कि यार मैं फालतू की चीजों में नहीं पड़ती, कट गई तो कट गई, थोड़े दिन बाद नहीं आ जाएगी, घर की खेती है। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जनरली आप अपने इस कोर्स में एक्सीडेंट, आप एक तरीके से ना आप समझ लो कि आप फॉल्स रीजनरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पर आप फॉल्स रीजनरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा है जैसे कि हमने देखा था भैया, फिर तो रीजनरेशन भी वैसे ही था कि जब वो स्प्लिट हो जाता है तो वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो होता है। ठीक है ना? यहां पर भी ऐसे ही देखो, एग्जांपल दिखाता हूं। स्मॉल कट और ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी ग्रो और रीजनरेट इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। ये देखो, जैसे कि ये प्लेनेरिया है। ठीक है, ये प्लेनेरिया कट गया, देखो 3 हिस्सों में कट गया, राइट, 3 हिस्सों में कट गया। तो अब क्या होगा कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये भी वापस ग्रो होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये भी वापस ग्रो होगा इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जो ये नीचे वाला है वो भी ग्रो होगा। मतलब जितने भी पीसेस में कटा है, हर पीस नए प्लेनेरिया में ग्रो होगा। तो भैया इसमें और फ्रेगमेंटेशन में फर्क क्या है? आप जो अभी पढ़ रहे हो वो एक तरीके से फॉल्स रीजनरेशन है। यानी कि यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि जब एक्सीडेंट्स के कारण या एक्सीडेंटल केसेस के कारण, जब गलती से, जैसे कि यार तुम सोचो प्लेनेरिया खुद तो चाहेगा नहीं कि यार एक काम करता हूं आज कट जाता हूं तो 3 प्लेनेरिया में बढ़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब एक्सीडेंट के कारण या एक्सीडेंटली जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कट जाती है इनटू पीसेस, तो वो रीजनरेट कर, तो मतलब तो वापस से वो जो भी उनका कटा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर एक टर्म है स्पेशलाइज्ड, ये लिखोगे तो तुम्हारा वट पड़ेगा थोड़ा सा, स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स। जैसे कि यहां पर देखो चिपकली है, तो चिपकली के यहां पर ना कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं उसे वापस से पूंछ को ग्रो करने में। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो फ्रेगमेंटेशन और आपका ये जो क्या कहते हैं रीजनरेशन में फर्क क्या है कि रीजनरेशन मोस्टली हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल कॉज के कारण, या गलती से, मतलब गलती से मान लो, अब जैसे कि ये तो चाहेगी नहीं क्या मेरी पूंछ कट जाए, नहीं चाहेगी ना, सिंपल सी बात है। वैसे ये भी नहीं चाहता कि मेरी बॉडी कट जाए, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंटल रीजंस इफ इट हैपेंस, तो जो हमारा प्लेनेरिया है वो वापस ग्रो कर जाएगा। फ्रेगमेंटेशन फुल फ्लेजेड मोड है, ये चाहता है कि वो 3 हिस्सों में बटे। ठीक है, बहुत से, और आपको हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है रीजनरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन ही। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भैया? इसके बाद क्या बचता है? हमारा बडिंग बचता है, बस खत्म है इसके बाद। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है। आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड के ऊपर ना आपने देखा होगा थोड़े दिनों बाद फंगस जम जाती है अगर आप ब्रेड को फ्रिज के अंदर नहीं रखते हो तो बेसिकली होता क्या है कि ब्रेड के ऊपर ना राइजोपस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइजोपस। ये एक टाइप की फंगस है, एक टाइप की फंगा है, ये देखो। ठीक है, ब्रेड के ऊपर राइजोपस प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जब आप ब्रेड को बाहर रखते हो ना, ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि राइजोपस होता क्या, ताकि तुम समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, स्पोर्स आर बेसिकली, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये आपका स्पोरेंजिया है, ये आपका राइजोपस, सॉरी ये क्या है? राइजोपस है। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है ध्यान से देखना। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा। यहां पर आप देखोगे कि ये जो बड़े बड़े ऐसे गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये ठीक है, ये इनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब इन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे कि मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट वेदर मिलता है अराउंड, ठीक है, इनको जब भी वो सूटेबल टेम्परेचर या सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो क्या होता है, ये स्पोर्स जो है ना अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया वेट करता है कि कब मुझे सही कंडीशन मिले, कब मैं फटूं और इन स्पोर्स को बाहर छोड़ पाऊं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कैसे होता है वो मैं समझाता हूं। जनरली क्या होता है, जब आप ब्रेड लेके आते हो तो ब्रेड के ऊपर ही ऑलरेडी होते हैं, है ना। अब अगर आप ब्रेड को बाहर रखोगे तो पता है क्या होता है, ये जब हम बाहर रखते हैं तो बाहर का कंडीशन, बाहर का वेदर कैसा होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है एज कंपेयर टू फ्रिज। जब आप फ्रिज में ब्रेड को रखते हो ना,
तो ब्रेड खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर रखोगे तो कहीं ना कहीं वो खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो राइजोपस है जब बाहर रहता है तो उसको वो सूटेबल वेदर मिल जाता है, सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, तो क्या होता है, तो ये जो आपका स्पोरेंजिया है ये बोलता है कि भैया गुरु अब समय है, अब फट जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फट जाते हैं। तो क्या होता है कि ये स्पोरेंजिया फट जाता है, और पहले तो ये एक राइजोपस था, हो सकता है थोड़े बहुत और हो, लेकिन जैसे ही ये स्पोरेंजिया फटा ये सारे स्पोर्स बाहर निकल गए। ठीक है, और देखते ही देखते जो ब्रेड अच्छा दिख रहा था वो ऐसा बन जाएगा। क्यों? स्पोर फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, क्लियर है बात? तो जब भी उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी स्पोरेंजिया फट जाएगा, स्पोर बाहर निकलेंगे और सब न्यू राइजोपस का रूप ले लेंगे। ठीक है जी, बहुत सही। आगे बात करते हैं बडिंग की। बडिंग बहुत इजी है, बडिंग बहुत बच्चों वाली चीज है। देखो क्या होता है जैसे कि आपका हाइड्रा है, अब आपने यहां पर देखा होगा हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, तो ये इसका एक ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया अगर कभी कट जाए गलती से बेचारा तो वापस देखो रीजनरेट हो सकता है। अब हम हाइड्रा रिप्रोड्यूस कैसे करता है वो समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है हाइड्रा के अंदर, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। एक ना ऐसा बड बनता है, क्या बनता है, बड। अच्छा, ये जो स्पोर फॉर्मेशन था इसको याद करने का मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ कि तुमने देखा होगा जब बर्थडे पार्टीज होती हैं, पहले होती थी, तो क्या होता था कि ना छत पर बलून के अंदर ना बहुत सारी चॉकलेट्स भर के रखते थे और उसके बाद बलून फोड़ते थे तो वो सारी चॉकलेट्स बाहर निकलती थी। बस सेम चीज़ है यहाँ पर भी जैसे स्पोरेंजिया फटता है स्पोर्स सारे बाहर। ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया। तो बडिंग की बात करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ये हाइड्रा है, हाइड्रा पर ना एक छोटा सा बड डेवलप होना चालू हो जाता है। बड्स होते छोटे छोटे, ऐसे बड डेवलप होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो बड डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे ये बड जो है वो बड़ा होने लगता है, और धीरे धीरे ये जो बड है वो एक बेबी हाइड्रा का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे ये बेबी हाइड्रा जो है वो एडल्ट हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पहले वो बच्चा बड था, फिर वो थोड़ा सा बड़ा बड हुआ, फिर वो बेबी हाइड्रा हुआ, बेबी हाइड्रा अपने एक टाइम बाद एडल्ट हाइड्रा बन गया, फिर बेबी हाइड्रा ने पापा हाइड्रा या मम्मी हाइड्रा जो भी है उनको बोला कि देखो यार अब मैं बड़ा हो गया हूं, ठीक है, अब मैं ऐसे ही आपके ऊपर ऐसे तिरछा लटका हुआ नहीं रह सकता, तो अब मुझे जाना है यहाँ से। तो फिर क्या होता है, ये जो बड है देखो यहाँ से डिटैच होकर बाहर निकल गया, तो ये बड अब अलग, ये हाइड्रा जो है अलग हो चुका है। नाउ दिस हाइड्रा विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये देखो ये निकल जाएगा बाहर और नया हाइड्रा बन के रहेगा। ओके, खत्म बात। ये हो गया अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या चीज है, इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि भैया एक प्लांट के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है ना, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, और एक पार्ट जो होता है अपना रिप्रोडक्शन वाला होता है, यानी कि फ्लावर। कौन सा? फ्लावर। ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक सेक्सुअल पार्ट होता है। ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट आप बोल सकते हो और एक सेक्सुअल पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं स्टेम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट के अंदर आता है फ्लावर। तो देखो जिस भी प्लांट के पास में फ्लावर है वो तो भैया फ्लावर की मदद से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है, जिस भी प्लांट के पास नहीं है वो वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखो भैया बड़ा सिंपल है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब यह है कि वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीफ हो गया, वेजिटेटिव पार्ट की मदद से नया इंडिविजुअल या नया प्लांट ग्रो करवाना। ठीक है, वेजिटेटिव जैसे कि स्टेम है तो स्टेम की मदद से एक नया, जैसे कि मान लो आप देखोगे अभी आगे जाके एग्जांपल देखोगे ब्रायोफिल्म का, तो ब्रायोफिल्म के अंदर ना लीफ की मदद से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लीफ की मदद से नया ब्रायोफिल्म बनता है। ठीक है, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां पर ध्यान रखना शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नया प्लांट या नया इंडिविजुअल, नया प्लांट ही बोलोगे, ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, और दूसरा होता है नेचुरल। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, क्लियर है बात? चलो सबसे पहले ये देखो मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल मेथड्स।
नेचुरल मेथड्स में आती है तीन चीजें, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स एंड बाय लीव्स। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे रूट्स की मदद से कौन कौन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, तो आपका स्वीट पोटैटो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, स्टेम्स की मदद से पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये स्टेम्स की मदद से नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं लीव्स की बात करता हूं तो ब्रायोफिल्म एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझते एक एक करके। ये देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये स्वीट पोटैटो है। ठीक है, ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो एक रूट है, क्या है, एक रूट है। और देखो इसकी मदद से देखो क्या हो रहा है, इस रूट की मदद से जब ये रूट जो है, ये आपका क्या कहते हैं इसको, स्वीट पोटैटो। एक तो ना स्वीट पोटैटो मैं बचपन से लेके आज तक स्वीट पोटैटो को धीरे कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाया। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ऐसे ही बोलता हूं मैं, तो वो मेरे अंदर ऐसा बैठा हुआ है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो देखो ये स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, बेसिकली ये एक रूट है। और देखो रूट की मदद से एक नया जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, शानदार जी। दूसरा एग्जांपल देखो, ये स्वीट पोटैटो की बात हो गई, बाय रूट्स की, बाय स्टेम्स की बात करते हैं। ये देखो पोटैटो। ठीक है, पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। तो जैसे ही ये जमीन में गया, ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहां से नया आपका जो प्लांट है वो ग्रो होने लगा। ये देखो, अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द बड, यहां पर बड डेवलप होते हैं और उसके बाद ये नया प्लांट बनने लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। तो बाय रूट्स का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, दहलिया। बाय स्टेम्स का एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर। अब बाय लीव्स की बात करते हैं। लीव्स में कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये देखो लीव्स में कैसे होता है, क्या होता है कि ये आपकी ब्रायोफिल्म की लीफ है। ठीक है, यहां पर इसकी एजेस पर ना ये छोटे छोटे बड्स डेवलप होना चालू होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बड्स जो है वो डेवलप होना चालू होते हैं और इनके ना नीचे से थोड़े से थिन रूट हेयर निकले होते हैं। एग्जैक्टली रूट नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ऐसे रूट हेयर निकले हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑन मेच्योरिटी ये जो लीफ होती है ये जमीन पे गिर जाती है। ठीक है, ये लीफ जमीन पे गिर जाती है, लेकिन ये लीफ जैसे ही जमीन पर गिरती है क्या, देखो क्या होता है, मान लो ये लीफ जमीन पर गिर चुकी है, ये लीफ जो है वो जमीन पर गिर चुकी है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि ये जो रूट हेयर थे, ये जो रूट यहाँ पर बन रहे हैं, इनको अब सॉइल मिलेगा। कैसे, क्योंकि ये जो लीफ है वो जमीन पे गिर गई, तो इनको अब सॉइल मिलेगा। ठीक है, और ये जो रूट्स हैं इनको तो वही चाहिए था कि भैया मुझे वो अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल जाए, मॉइस्ट वेदर में, मॉइस्ट वो मिल जाए, एक क्या कहते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिल जाए, है ना। सॉइल वेस्ट चीज़ है उसके लिए, सॉइल बढ़िया है तो उसको सॉइल मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रायोफिल्म की लीफ है ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो अगर आपको इतना सा याद नहीं रखना है, मतलब ये ऐसा कोई ऐसा पूछते नहीं है सवाल, बस यही पूछते हैं कि बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स का एग्जांपल दो, बाय रूट का एग्जांपल दो, बाय लीफ का एग्जांपल दो। ठीक है, तो हमने देख लिया ब्रायोफिल्म के अंदर क्या होता है, लीफ मार्जिन्स बियर बड्स विच डेवलप इनटू प्लांट्स। जैसे ये लीफ नीचे गिरती है, यहां पर जो रूट्स निकले होते हैं उनको सॉइल मिलता है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर ये जो बड्स हैं ये प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ओके जी, शानदार, जबरदस्त, है ना। जैसे कि इसका भी मैंने तुमको समझा दिया, ये क्या है, रूट है। देखो रूट से नया जो आपका प्लांट है वो निकल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो पोटैटो क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो यहां से आपका जो नया प्लांट है वो निकल रहा है, ब्रायोफिल्म देखो बड्स बने हुए हैं। क्लियर है बात। तो ये बात हो गई हमारी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स की। आर्टिफिशियल मेथड्स में आप तीन चीजें देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट, पहला है ग्राफ्टिंग, दूसरा है कटिंग और तीसरा है लेयरिंग। ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा कटिंग, कटिंग में क्या होता है, बहुत सिंपल है। ये जनरली आप रोज के अंदर देखते हो, किसमें देखते हो, रोज, ROSE, रोज। ठीक है, क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे कि ये आपका प्लांट है ना, वहां से एक पोर्शन, जैसे कि ये देखो ये पोर्शन कट कर दिया। ठीक है, और इसको कट करके नए गमले में गाड़ दिया, खत्म बात। या इसको कट करके जमीन में गाड़ दिया, सॉइल में गाड़ दिया, दैट्स इट। अब ये जो कट करके गाड़ा हुआ पार्ट है ये अब क्या करेगा, नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा, दैट्स इट। रोज के साथ भी करते हैं ऐसा, जैसे कि रोज की एक वो टहनी काट दी, है ना, वो निकाला वहां से और उसको गाड़ दिया। ठीक है, ये होती है कटिंग। ठीक है, ये होती है कटिंग, सिंपल है, एक पार्ट काट दिया और उसको गाड़ दिया, वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आता है लेयरिंग, ये तो उससे ज्यादा इजी है।
देखो क्या होता है, कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये जो ब्रांचेस निकलती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये जो स्टेम्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक को ऐसे खींचते हैं, ठीक है, और देखो खींचा, ये मान लो ऐसा था ये, है ना, इसको खींचा, खींच के हमने ज़मीन में गाड़ा, देखो ज़मीन में गाड़ा, ये देखो, है ना, फिर थोड़ा टिप उसकी वापस बाहर निकाली, फिर वापस उसको उसका एक पार्ट ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर से एक बार देखो फ्लेक्सिबल रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी ब्रांच जैसे उठाई और ज़मीन में गाड़ दी, फिर बाहर निकाली, फिर ज़मीन में गाड़ दी, ठीक है। तो जो पार्ट ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है ना, वहाँ से देखो रूट्स निकलना चालू हो जाएंगे और यहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ से रूट्स निकलना चालू हो गए और यहाँ से प्लांट जो है वो ग्रो होने लगेगा। मतलब इन शॉर्ट लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, ऐसे लेयर्स बनाते हैं, ये एक लेयर, दो लेयर, क्लियर। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्राफ्टिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंगो है या रोज है, क्या मैंगो, आपको एक फन फैक्ट बताऊंगा अभी, क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंगो है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मैंगो की ट्री, मैंगो के प्लांट का ये वाला सेक्शन काटते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सायन, यानी कि ऊपर वाला सेक्शन काटते हैं, ठीक है, और एक मैंगो के प्लांट का नीचे वाला सेक्शन रहने देते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये मान लो प्लांट एक्स का है, ये मतलब मान लो मैंगो एक्स का है, ये मान लो मैंगो वाई का है, ठीक है, ये मैंगो एक्स का है, ये मैंगो वाई का है। जो जमीन में गड़ा हुआ पार्ट है, जो रूटेड पार्ट है, वो स्टॉक है, ठीक है, और जो हम काट के लाए हैं, ऐसे कट करके लाए हैं, ये सायन है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, क्लियर है बात, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला सायन है और नीचे वाला स्टॉक है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, दोनों में एस तो आता ही है, लेकिन सेकंड वर्ड देखो, सी पहले आता है, टी बाद में आता है, इसका मतलब सी ऊपर आएगा और टी नीचे आएगा, तो सायन ऊपर स्टॉक नीचे, ठीक है। तो मान लो मैंगो के एक प्लांट का हम लोग सायन कट करके लाए और एक प्लांट का स्टॉक गड़ा हुआ है, फिर उसको हम लोग कुछ ऐसे कट करते हैं ताकि वो इसमें देखो ऐसे एडजस्ट हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद उसको हम लोग करके रैप कर देते हैं, है ना। कुछ समय बाद क्या होगा, अब सेल्स की तो आदत है ग्रो करना, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, दिख रहा है कट मारा हुआ, कुछ समय बाद ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा। कुछ समय बाद ये आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कटवट कुछ नहीं दिखेगा, ये पूरा एक बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि हील हो गया है पूरा। जैसे होता नहीं है, हमको लग जाती है, लगने के बाद थोड़े दिन खरोच रहती है, लेकिन फिर पूरा हील हो जाता है, वैसे ही दिखेगा। जो भी कटा हुआ पार्ट है ना, वो दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक हो जाएंगे, दो जिसमें एक जान, क्या बात, ठीक है। अब मजे की बात बताता हूं, आपने रोज देखे होंगे, कलरफुल रोज देखे होंगे भाई, कलरफुल रोज नेचुरली थोड़ी आते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। आप मैंगोज खाते हो, ठीक है, मैक्सिमम मैंगोज ग्राफ्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ना एक तरीके से, और गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, मैक्सिमम मैंगोज जो है वो ग्राफ्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि मैंगो के अंदर हमें डिजायरेबल चीज चाहिए होती है, जैसे कि मान लो हमें मैंगो बहुत स्वीट चाहिए, ठीक है, मैंगो बहुत अच्छा चाहिए, मैंगो बहुत जूसी चाहिए, तो ये ट्रेड्स जो होते हैं वो हर एक मैंगो के पास नहीं होते हैं। तो एक मैंगो यहां से लिया जो बहुत स्वीट है, एक मैंगो यहां से लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, जो बहुत जूसी है, इसका साइन लिया, इसका स्टॉक लिया और ये चीज कर दी, तो अब आपके पास जो मैंगो आएगा वो स्वीट भी होगा और जूसी भी होगा। एग्जांपल दे रहा हूं बस एक, कि इस तरीके से ये चीज काम करती है, ओके, वेरी गुड। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है टिश्यू कल्चर। क्या, टिश्यू कल्चर। ये देखो भैया, ये ना एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है, पर हमारी बुक के अंदर भगा दिया इस टॉपिक को। देखो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, तो स्मॉल टिश्यू फ्रॉम अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन। जनरली आप देखोगे लीफ, ठीक है, तो लीफ के यहां से ग्रोइंग पार्ट से जो पार्ट ग्रो हो रहा है, मतलब दिख रहा है कि ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया, है ना, ग्रो हो रहा है, तो वहां से एक हल्का सा टिश्यू लिया जाता है, ठीक है, एक छोटा सा टिश्यू, बिल्कुल हल्का सा टिश्यू लिया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। So small tissue from growing part of the plant is taken. It is placed in an artificial medium with essential growth nutrients. ये देखो, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे एक पेट्री डिश वगैरह लेते हैं, है ना, ये लेबोरेटरी में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक, और वो जो टिश्यू हमने निकाला है उसको इसके अंदर प्लेस करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होते हैं, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल मीडियम ऑफ कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर इसेंशियल ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होता है, जिसके अंदर इसेंशियल ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये टिश्यू निकाल के हम यहां डाल देते हैं, क्लियर है बात, वेरी गुड।
उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग इसके अंदर डालते हैं, ये टिश्यू निकाला यहां पर डाला और इसके अंदर इसेंशियल ग्रोथ करने के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सेल्स डिवाइड होके एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम बुलाते हैं कैलस। क्या बुलाते हैं? कैलस। ओके जी। सो सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म अ ग्रुप, और ये ग्रुप की क्या स्पेलिंग है? कॉल्ड कैलस, ठीक है, बहुत सही। इट इज देन ट्रांसफर्ड टू अदर मीडियम फॉर ग्रोथ। फिर क्या होता है, इसको हम लोग एक और मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर रिक्वायर्ड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखो ध्यान से, इट इज देन ट्रांसफर्ड टू अदर मीडियम फॉर ग्रोथ, इट हैज स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स टू डेवलप प्लांट, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, उसको और एक मीडियम में ट्रांसफर किया जहां पर उसे मिलता है मीडियम फॉर ग्रोथ विच हैज स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है वो आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, ठीक है। सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक स्मॉल टिश्यू लेते हैं, है ना, एक डिजायरेबल प्लांट है जो कि ग्रोइंग है, तो उसके ग्रोइंग पार्ट से एक बढ़िया सा छोटा सा टिश्यू लेते हैं, उसको हम लोग प्लेस करते हैं एक पेट्री डिश के अंदर, एक ऐसे मीडियम के अंदर बेसिकली जहां पर स्पेसिफिक ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स हैं। ये टर्म्स याद कर लो बिकॉज टिश्यू कल्चर बहुत वास्ट है, मैंने तो उसको बहुत ज्यादा कंसाइज करके बताया है क्योंकि इतना ही है हमारे सिलेबस में, बुक में वो भी ढंग से नहीं बताया गया ठीक है। तो हम लोगों ने वो स्मॉल टिश्यू लिया और इसके अंदर डाला जिसके अंदर स्पेसिफिक ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके, बहुत बढ़िया। तो वहां पर अब वो स्पेसिफिक ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स की मदद से सेल डिवीजन होता है एंड एक ग्रुप बनता है, उसको हम बोलते हैं कैलस। उसके बाद फिर उसको एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। पहले और दूसरे वाले में फर्क यह है कि यहां पर स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, फॉर ग्रोथ ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड टू डेवलप द प्लांट। एज सून एज अ स्मॉल प्लांट फॉर्म्स कॉल्ड प्लेटलेट्स, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ठीक है। तो जैसे ही बेसिकली नेक्स्ट पेज पे जाना था अपने को, मैं ही पागल हूं तो जैसे ही क्या होता है, अब वो ग्रोथ हार्मोन्स मिल गए उसको यहां पर, है ना। अब ये जैसे ही प्लांटलेट्स बन जाते हैं, ये जो आपके कैलस वैलस था, अब जैसे ही ये प्लांटलेट्स बन जाते हैं, इनको निकाल के मिट्टी में, देखो ये, इट इज देन ट्रांसफर्ड टू कंपोस्ट या मिट्टी फॉर ग्रोथ। यहां पर ये प्लांटलेट्स बन गए तो अब इन्हें मिट्टी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है फॉर ग्रोथ, ठीक, बहुत सही। तो स्मॉल टिश्यू का पार्ट निकालो, याद कैसे रखोगे, स्मॉल टिश्यू निकाला, उसको एक पेट्री डिश के अंदर रखा जिसके अंदर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स थे, फिर सेल डिवीजन से कैलस बना, उसके बाद उसको अलग मीडियम में डाला जहां पर ग्रोथ हार्मोन्स थे, स्पेसिफिकली ऑक्सिन, आप सुनोगे नाम, ठीक है, और फिर वहां से वो ग्रो होके प्लांटलेट्स बने और प्लांटलेट्स को हमने वहां से उठाया और मिट्टी में या फिर कंपोस्ट में जो है वो डाल दिया जिससे कि अब वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है, जो हमारा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर टिश्यू कल्चर हम पढ़ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है भैया, देखो, इट इज वेरी फास्ट एंड गिव्स रिक्वायर्ड और डिजायरेबल रिजल्ट, ये बहुत फास्ट है, ठीक, काफी फास्ट है। दूसरी चीज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन, ऐसा नहीं है कि धूप छांव गर्मी सर्दी चाहिए, भाई आप तो इसको लेबोरेटरी में कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो यहां पर कौन सा सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड, बहुत इफेक्टिव मेथड है, ओके जी, बहुत सही। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो होमवर्क ये है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो याद करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन में करवाने ही वाला हूं ये, बट आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी। तो मुझे नीचे 3 पॉइंट्स लिख के बताना, बस शॉर्ट में लिखना, बस पर लिख के बताना, ओके जी, शानदार। तो ये हो गया यहां पर हमारा टिश्यू कल्चर खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से फ्लावर की मदद से एक प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान बना दूंगा तुम्हारे लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। देखो जरा ध्यान से क्या होता है इसके अंदर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट की बात कर ली है ना, अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट की बात कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, है ना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब क्या, फ्लावर। अब हम लोग फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग किस फ्लावर की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस नामक एक प्यारे से फूल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं कि भैया एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना,
ऐसा एक जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्टिग्मा होता है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मतलब ये आपके फीमेल वाले इसके अंदर आता है। उसके बाद में ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ऐसी बड़ी सी, ये ऐसे डंडी देख रहे हो, ये स्टाइल है ना। और अंदर आप यहाँ पर ये जो देखोगे, ये इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर होती है ओव्यूल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये जो आपके सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये किस में आते हैं? कार्पेल में, ठीक है। तो कार्पेल, आप क्या बोल सकते हो कि कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जब मैं बात करता हूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो उसके अंदर आते हैं एंथर और फिलामेंट। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ये क्या है? ये फिलामेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या, ध्यान से पढ़ना यहां पर, है ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। कहा गया? ये स्टेमेंस एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर व्हिच कंटेन द पार्ट सेल्स। यानी कि स्टेमेन जो है, इसके अंदर एंथर और फिलामेंट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पेल जो है इसके अंदर सारे फीमेल वाले पार्ट्स हैं। ओके, बात समझने वाली ये है, इसको याद कैसे रखें भैया? तो स्टेमेन, स्टेमेन, MEN मेन, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके जी, बहुत से। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे। देखो, मैं तुमको एक ओवरव्यू देता हूं, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। क्या होता है कि ये जो आप एंथर देख रहे हो ना, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। वो जो होते नहीं ऐसे बिल्कुल पाउडर टाइप भी नहीं, ऐसे बहुत ग्रेन टाइप होते हैं, पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और जाते हैं कहां पर? और जाते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है। फिर स्टिग्मा से एक पोलन ट्यूब निकलती है। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट्स होते हैं। वो मेल गेमीट्स धीरे 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 नीचे ट्रैवल करते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, और यहां से घुसते हैं ओव्यूल के अंदर, ठीक है। फिर फर्दर उन मेल गेमीट्स का क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं तुमको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गेमीट एक फीमेल गेमीट से फ्यूज होके जाइगोट बनाता है, या एक इसके बाद फर्दर ये एक ऑफस्प्रिंग में या बेबी में डेवलप होगा, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं, तो ह्यूमंस के केस में स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तो ये चीज होती है, ठीक है। स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तो ये चीज होती है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे कि कैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। ओके, शानदार। अब भैया, आपने ये तो बता दिया कि पोलन ग्रेन्स यहां से उड़ के जाएगी स्टिग्मा पर, लेकिन कैसे जाएगी? मतलब उड़ के जाएगी या हवा से जाएगी, पानी से जाएगी, कैसे जाएगी? ठीक है, बहुत सही। इसी प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल। फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल। बेसिकली ये जो आप एंथर देख रहे हो ना, इस एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन सैक्स होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिससे कि वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो यहां से उठ के स्टिग्मा पर जाएंगे, यहां से उठ के स्टिग्मा पर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं पॉलिनेशन। क्लियर हो गई बात? बड़ी सिंपल सी बात है। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टिग्मा, एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ना पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या है भैया, ध्यान से देखना। मान लो ये एक आपका हिबिस्कस का फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो जब इस पहले फ्लावर से इस पहले फ्लावर के एंथर से सेकंड फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन जा रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। वही अगर सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर जा रहा है तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। नाम में ही क्लैरिटी है। सेल्फ मतलब खुद ही के एंथर से खुद ही के स्टिग्मा पर, क्रॉस मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पॉलिनेशन में 2 टाइप्स होते हैं। अब एग्जैक्टली ये पोलन ग्रेन्स उड़ के कैसे जाते हैं? बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लाइक विंड, ठीक है, लाइक वाटर, ठीक है, लाइक इंसेक्ट्स। तो क्या होता है, विंड के कारण, हवा के कारण पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा पे चले गए, ठीक है, या फिर पानी के कारण, या फिर इंसेक्ट्स। क्या हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पर इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, इंसेक्ट बैठा, ये बी बैठी, ठीक है, कहाँ बैठी बी, मान लो बी बैठती यहाँ पर, यहाँ बैठी है ना, तो उसके पैरों पर पोलन ग्रेन्स लग गए। अब बी उड़ के स्टिग्मा पर गई तो उसके पैरों में पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे। अब जो स्टिग्मा होता है ना, इस स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके कारण वो जो पोलन ग्रेन्स है वो वहां चिपक जाते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इन एजेंट्स की मदद से पॉलिनेशन होता है, ठीक है जी। ये देखो, इसी के स्टिग्मा से इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर
और ये अलग अलग फ्लावर्स। ओके, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन मैंने बता दिया तुमको। अब देखो बेसिकली क्या होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने ये बात कर ली कि भैया पोलन ग्रेन जो है वो उड़ के जाता है स्टिग्मा पे। अब इसके बाद क्या होगा, देखो पढ़ो ध्यान से। When a pollen load of 50 to 200 pollen grains is deposited on a stigma at one time, each pollen grain grows pollen tube into। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारे पोलन ग्रेन्स आए हैं ना, ये इसी उम्मीद से आए हैं, इसी होप से आए हैं कि इनके अंदर के जो मेल गैमीट्स हैं वो जाके ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। कंपटीशन यही था, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहां पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर तो हमने 2 ही दिखाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर इनमें लगता है कंपटीशन। देखना ध्यान से, जैसे कि मान लो ये मान लो कि, ठीक है, ये मान लो कि स्टिग्मा है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आके डिपॉजिट हो गए। हर एक पोलन ग्रेन में से क्या होगा, एक ट्यूब निकलेगा। हर एक पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलता है, ठीक है। क्लियर है बात। इनमें से जिसका भी ट्यूब सबसे पहले जाके यहां पर ओव्यूल तक पहुंच गया, यहां पर इस पोजीशन पर, वो जीत जाता है। तो जिस भी पोलन ग्रेन का ट्यूब देखो यहां से निकले, यहां पर ये अपना ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, तो जो भी सबसे पहले जाके यहां पहुंच जाएगा, जो भी सबसे पहले यहां जाके पहुंच जाएगा वो जीत गया, यानी कि वो विनर है, ठीक है। तो जिस वही रैट रेस है यहां पर भी, जिंदगी में हर जगह रेस ही चल रही है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत गया। द पोलन ट्यूब्स दैट ग्रो द फास्टेस्ट रीच द ओव्यूल्स फर्स्ट फ्यूज। जो पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब सबसे पहले जाके यहां पर पहुंच जाएगा, उसके ही अब गैमीट्स की कंसिडरेशन होगी, ठीक है जी, बहुत सही, वेरी गुड, है ना। अब तुम समझना ध्यान से क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। जैसे कि मान लो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ये जीत गया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर, अब क्या होगा यहां पर ना देखना ध्यान से, क्या होता है कि 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं, ठीक है। यहां से क्या होता है, 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। जो भी पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब जाके फ्यूज हो गया है, अब यहां से 2 मेल गैमीट्स निकले। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमीट्स। अब समझना ध्यान से थोड़ा सा, हम लोग अब जाते हैं ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एग सेल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करेंगे तभी आपका जाइगोट बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेगा। इसका मतलब मेल गैमीट का इस एग से फ्यूजन करवाना जरूरी है, ठीक है। तो जो 2 स्पर्म सेल्स आए हैं, 2 मेल गैमीट्स आए हैं, ठीक है, क्या होता है कि उनमें से एक, ध्यान से देखना कि जो हमारा फर्स्ट मेल गैमीट होता है ना, कलर चेंज कर देते हैं, जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है वो जाके फ्यूज करता है एग के साथ में, और क्या बना देता है, और बना देता है जाइगोट। क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। देखो ध्यान से, जो आपका ये स्पर्म सेल है, देखो जो पहला स्पर्म, पहला मेल गैमीट है, वो इस एग से जाके फ्यूज करेगा। वो इस, मैंने अभी पता नहीं कुछ ठंडा पी लिया जिस कारण से मेरा गला खराब होने लग गया, बट खैर, जो पहला मेल गैमीट है वो इस एग से जाके फ्यूज करेगा और बना देगा जाइगोट, ठीक है। तो भैया दूसरे मेल गैमीट का क्या होगा, शांति रखो मेरी जान, शांति तो रखो। जो सेकंड मेल गैमीट होता है, सेकंड मेल गैमीट जो होता है, यहां पर आप देख रहे हो पोलर न्यूक्लियाई, देख रहे हो, ये जो 2 आप न्यूक्लियस टाइप देख रहे हो ना, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो जो सेकंड मेल गैमीट होता है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके फ्यूज हो जाता है, वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो सेकंड मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से भिड़ जाता है, जाके मिल जाता है और बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। फिर से एक बार समझो, पोलन ग्रेन आया, जो जीता उसका जिसका पोलन ट्यूब पहले पहुंचा वो जीत गया। वहां से 2 मेल गैमीट्स निकले, डिक 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 डिक, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स निकले, ठीक है। जो पहला एक मेल गैमीट जो होगा वो इस एग के साथ में फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। जो सेकंड मेल गैमीट होगा वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके फ्यूज करेगा या इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके मिलेगा और एंडोस्पर्म बना देगा। क्लियर है बात, शानदार। तो देखो ध्यान से, ये जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है सिंगैमी। क्या कहा जाता है, सिंगैमी कहा जाता है,
क्लियर है बात? ठीक है। और चूंकि यहां पर ये सेकेंड मेल गैमीट है ना, है तो एक ही है ना, ये एक सेकेंड मेल गैमीट जब इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों साथ में मिलके बनाते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान से पढ़ो अभी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग अलोंग विद द यूनियन, देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग, ठीक है, ये हो गई अपनी पहली स्टेप ये। अब दूसरी, अलोंग विद द यूनियन ऑफ द सेकेंड मेल गैमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस और ये प्रोसेस मिलके बनाती है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को इंडिविजुअली सिनगैमी बोलते हैं, इस प्रोसेस को इंडिविजुअली ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? ठीक है ना? आई बात समझ में? तो फिर से एक बार समझा रहा हूं क्या होता है। दो जो आपके मेल गैमीट्स हैं, इसमें से जो एक मेल गैमीट होता है ना, ये फ्यूज करता है किसके साथ में? ये फ्यूज करता है, जैसे कि ये फ्यूज करता है एग के साथ में और बनाता है क्या? जाइगोट। तो N और N 2N। ठीक है, जो आपका सेकेंड मेल गैमीट होता है, सेकेंड मेल गैमीट जो होता है, ठीक है, ये फ्यूज करता है जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। कितने हैं पोलर न्यूक्लियाई? ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, बट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का तरीका बता रहा हूं कि एक मेल गैमीट तो सिंगल N, एक एग तो सिंगल N, मिलके बनाया 2N जाइगोट। सेकेंड मेल गैमीट, भाई नाम सेकेंड है पर है तो एक ही ना, ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट N, दो पोलर न्यूक्लियाई तो 2N, मिलके क्या बनाया? मिलके बनाया यहां पर एंडोस्पर्म। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अलग है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो N और 2N मिलके क्या बनाया? 3N। ठीक है जी, बहुत शानदार। ठीक है जी, बहुत शानदार। तो इस प्रोसेस को सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को, जैसे कि ये हमारी जो प्रोसेस है ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, है ना। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों प्रोसेस को मिला के क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? सिंपल है, बहुत सही। ठीक है जी, बहुत सही। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो जो आपका ओव्यूल होता है ना, ये ओव्यूल, ये फ्यूचर में जाके सीड बनता है, और जो ऊपर की ओवरी होती है वो आगे जाके फ्रूट बनता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना, शानदार। देखो, द आउटर लेयर्स ऑफ द ओव्यूल बिकम्स इम्परवियस एंड हार्ड एंड फंक्शन एज अ सीड कोट। तो जो ओव्यूल होगा आपका, ओव्यूल की जो ये आउटर लेयर होगी, ये जो आउटर लेयर होगी, इट विल एक्ट एज व्हाट? सीड कोटिंग, और अंदर ये सीड होगा। ठीक है, बहुत सही, है ना। एन ओव्यूल विद एन एम्ब्रियो इनसाइड इज कॉल्ड द सीड। फर्दर फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, वो खैर वो चीज अपने इसमें भी है नहीं। ठीक है, द ओवरी एनलार्जेस एंड राइपन्स टू बिकम अ फ्रूट। तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, इस सब के बाद में जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, सीड बना। ठीक है, तो आगे जाके ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी फ्रूट बनता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अब फाइनली क्या होने वाला है कि अब ऑफ कोर्स जो पत्ते वत्ते हैं वो सब फॉल ऑफ हो जाएंगे, जो सेपल्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सही। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये जो एंडोस्पर्म होता है वो इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। ये जो एंडोस्पर्म बनता है, ये इस जाइगोट को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात? तो एक बार क्विकली विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? एंथर और अपना फिलामेंट। ठीक है, इसको ये मिलके बनाते हैं अपना क्या? स्टेमेन। ठीक है, फीमेल की बात करेंगे तो कार्पेल। अच्छा, कार्पेल के साथ साथ इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक है, पिस्टिल भी कहा जाता है ना। वेरी गुड। अब कार्पेल के अंदर क्या क्या होगा? अपना स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी। ठीक है, क्या होगा कि पोलन ग्रेन पॉलिनेशन की मदद से उड़ के जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, वहां से एक पोलन ग्रेन निकलेगा, पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट जो है वो नीचे आएंगे टुवर्ड्स ओव्यूल। अच्छा, जो पोलन ग्रेन का ट्यूब सबसे पहले ओवरी तक पहुंचता है, ओव्यूल तक पहुंचता है, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो 2 मेल गैमीट्स आए, एक मेल गैमीट फ्यूज होगा एग के साथ में।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट जो होगा याद करो वो फ्यूज करेगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, तो अपना पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल गैमीट मिलकर बनाएंगे एंडोस्पर्म, ये होगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों मिला के क्या बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। ये प्रोसेस मिला के बनती है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत सही जी, शानदार है ना, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सही। अब यहां पर और 2-3 पॉइंटर्स जो मैंने लिख रखे तुम्हारे लिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट बताने थे तुम्हें, कहां गए कहां गए, हाँ हाँ हाँ, ये जनरली आता नहीं है बट मुझे पॉइंट बताना था तुम्हें कि सेपल्स का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ये कोरला नहीं है, कोरोला है। ठीक है, इट इज नोन एज कोरोला। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो मैं लिख के रख लेता हूं, जो मुझे बाद में तुम्हें बताने होते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे टुवर्ड्स व्हाट, अब हम लोग चलने वाले हैं, अच्छा एक और बात, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर सुटेबल कंडीशंस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो आपकी सीडलिंग होती है ना, उसकी फर्दर डेवलपमेंट है ना, उसका फर्दर डेवलपमेंट इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो से फर्दर डेवलपमेंट इनटू अ सीडलिंग, एम्ब्रियो से सीडलिंग बनना इज व्हाट, इज जर्मिनेशन। ठीक है, शानदार जी। ये सवाल हम लोग सारे करने वाले हैं हमारे किसके अंदर, क्वेश्चन वाले सीरीज के अंदर। तो देखो एक बार खुद देख लो, ये क्या है भाई, ए हम सबको पता है, अभी हम लोग देख के आए हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज एंथर है ना, ये जो आप देख रहे हो दिस इज स्टाइल, और ये जो है सी दैट इज ओवरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंथर, स्टाइल एंड ओवरी। देखो कार्पेल आ गया ना सवाल, मैंने बोला था कार्पेल क्या होता है, कार्पेल वो जो आप साइड में लीव्स देखते हो वो, और इनका काम क्या होता है बेसिकली, अच्छा हाँ, कार्पेल का यूज तुमको बताना रह गया, अच्छा हुआ। ठीक है, देखो यूज मतलब क्या है, इन शॉर्ट कार्पेल बेसिकली क्या चीज है, जब ये फूल भी कभी कली थी, ठीक है, फूल भी कभी कली थी, तो कली जब थी तो देखो कली तुमने देखी होगी, जो बर्ड देखा होगा उसके अराउंड ऐसी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, वो ये कार्पेल है। जब ये कली फर्दर फूल बनती है तो फूल ऐसे खिलता है, खिलता है, खिलता है, तो ये जो मैं साइड में ले जा रहा हूं ये क्या, ये कार्पेल है। तो समझो कि ये पहले ऐसा बंद था है ना, अब ऐसा खुल गया, तो ये कार्पेल वो है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ये एक आउटर, क्या आप ये भी बोल सकते हो कि इट मेक्स द आउटर वर्ल, क्या बोलते हैं इसको, आउटर वर्ल, आउटर पार्ट बनाता है, आउटर वर्ल बनाता है, आउटर वर्ल। ठीक है जी, बहुत सही, क्लियर है बात, शानदार। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। बेसिकली यार ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप ध्यान लगा के समझते हो तो सारी चीजें बस लॉजिक की हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सबको पता है यार, एक बेसिक सी बात यही है कि जब स्पर्म एग के साथ में फ्यूज होगा तो बनाएगा जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बनाता है, एंड देन फर्दर जो बेबी का डेवलपमेंट है वो होता है, फिर फीटस वगैरह और वो सब बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। उसके पहले हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखता है। ठीक है, उसके पहले एक और बात समझना इंपॉर्टेंट है कि यार हम लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात की थी तो पोलन ग्रेन उड़ के चले गया था, है ना, लेकिन जब ह्यूमंस की बात आती है तो स्पर्म सेल ऐसे उड़ के तो जा नहीं सकता एक तक, है ना, स्पर्म सेल को जाना पड़ेगा, है ना, स्पर्म सेल ऐसे खुद से उड़ के तो जाएगा नहीं। तो बेसिकली स्पर्म सेल एक तक पहुंचता कैसे, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या मीटिंग होती है ना, ठीक है, या मीटिंग होती है मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है, तो तब बेसिकली जो स्पर्म सेल है वो एक तक पहुंचता है। ठीक है जी, वेरी गुड, क्लियर है बात, शानदार, है ना। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखता है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से भैया एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वेरी गुड। सो ह्यूमंस हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स एसेक्सुअल हो नहीं सकता। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन व्हिच इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स दैट इज ओवा एंड स्पर्म स्टार्ट इन द बॉडी। बेसिकली ये कह रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक पॉइंट के बाद, एक एज के बाद में सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव करता है। ठीक है, जब मेल के अंदर स्पर्म सेल प्रोड्यूस होना चालू होते हैं
ठीक है। एंड जब फीमेल के अंदर एग मैच्योर होना चालू होते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा मैंने बोला कि स्पर्म प्रोड्यूस होना चालू हुए, लेकिन यहां मैंने एग प्रोड्यूस होना चालू नहीं हुए नहीं बोला, मैंने बोला एग मैच्योर होना चालू हुए। इसका कारण है, समझोगे आगे जाके, ठीक है। तो तब सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव होती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इस बेसिकली इस फेज को कहा जाता है प्यूबर्टी, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे? इन गर्ल्स अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है। प्यूबिक हेयर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। मेल के केस में क्या होता है, इन बॉयज क्या होता है, फेशियल हेयर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। थिक फेशियल हेयर आना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में वॉइस डीपर होना स्टार्ट होती है, राइट। तुमने देखा होगा तुम्हारी एक सर्टन एज के बाद, 12-13 की एज के बाद में एकदम से वॉइस में चेंज आ गया होगा, राइट। तो वो प्यूबर्टी हिट होने के कारण होता है, ओके। और वॉइस बिगिंस टू क्रैक, आपके चेहरे पर बियर्ड आने लगती है, मुस्टाच आने लगती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ओके जी। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ओके। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये भैया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है जी। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। यहां पर जो मेन सारा खेल है ना, वो खेल है टेस्टिस का, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये होती है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। एज सून एज अ मेल हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है, जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। तो टेस्टिस का एक काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। दूसरा, ध्यान से देखना, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अच्छा ये बस समझ लो कि इसकी लोकेशन क्या होती है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो, आप ये देख पा रहे हो, ये जो बेसिकली है ना, ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है स्क्रोटम, और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 डिग्री, रिलेटिवली 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए ये स्क्रोटम के अंदर प्लेस्ड होती है टेस्टिस, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ओके जी। बहुत बढ़िया, राइट। अब टेस्टिस के फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ओके जी। बहुत बढ़िया। दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना, विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, ये 2 काम होते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है वो समझते हैं। पहला, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। देखो, किसी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काम करती हैं, राइट। और दूसरा काम क्या है, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो हमारे अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, यही तभी तो इसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं कि हमारे मतलब अगर मैं बॉयज की बात करता हूं तो जितने भी चेंजेस आते हैं, राइट, ये इसी के कारण आ रहे होते हैं। क्लियर है बात? शानदार। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके अलग अलग पार्ट्स की। तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर अगर स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाना है, तो उसके लिए ये जो स्पर्म यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूरेथ्रा से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसके मैं बात करने वाला हूं, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है। वास डिफरेंस की मदद से जो स्पर्म्स यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं वो फर्दर ट्रैवल करके जाते हैं यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा से फिर वो फर्दर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सही। तो वो ट्यूब कौन सा है जो टेस्टिस से ले जा रहा है स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक? उसे हम बुलाते हैं क्या? वास डिफरेंस। ये रहा वास डिफरेंस। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये यूरेथ्रा, ये जो आप एक मस्कुलर पार्ट देख रहे हो बॉडी का, ठीक है, इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। एंड दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है। यूरिन भी यहीं से पास आउट होती है और स्पर्म्स भी यहीं से पास आउट होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, कॉमन पैसेज है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बीच में आप देखोगे इसकी जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देख रहे हो, इसको हम पीनिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पीनिस बुलाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर रास्ते में ये वास्ट डिफरेंस के रास्ते में आप देखोगे, ठीक है, वास्ट डिफरेंस के रास्ते में आप देखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और सेमिनल वेसिकल आता है। क्या आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और सेमिनल वेसिकल आता है। इन दोनों का काम क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो,
प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों ही अपने अपने फ्लूइड्स स्पर्म में डालते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझो तुम, ऐसे समझो कि सेमिनल वेसिकल है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, और ये स्पर्म्स है, तो दोनों ही अपने अपने फ्लूइड जो है वो यहां पर स्पर्म्स में ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनके द्वारा छोड़े गए फ्लूइड स्पर्म्स में ऐड होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स में ऐड होते हैं, तो ये बन जाता है सीमेन। अब इसे सीमेन कहा जाता है। ठीक है, अभी तक ये स्पर्म था, लेकिन जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो इसमें ऐड होता है, वो सीमेन बन जाता है। अच्छा, क्यों ऐड होता है फ्लूइड भैया? स्पर्म ऐसा अकेला ठीक नहीं था, इसीलिए ऐड होता है क्योंकि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों जो फ्लूइड छोड़ते हैं, इट हेल्प्स, ध्यान रखना, इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, और दूसरा इजी मूवमेंट या फिर मोबिलिटी। इजी मूवमेंट बोलो, मोबिलिटी बोलो, कुछ भी बोलो, इजी मूवमेंट में हेल्प करता है और नरिशमेंट में हेल्प करता है। ओके जी, तो ये हमारी बात हो गई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ध्यान से देखना, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो स्पर्म्स रिसीव होते हैं ना, वो यहां पर वजाइना के थ्रू रिसीव होते हैं। ठीक है, वो यहां पर वजाइना के थ्रू रिसीव होते हैं। उसके बाद फर्दर फिर वो यहां से ट्रैवल करके जाते हैं, ये सर्विक्स होता है, यहां से ट्रैवल करके जाते हैं। फिर ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है। दिस इज यूरेथ्रा। ओके, वेरी गुड। ये जो आप दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और दोनों साइड, ऑन ईच साइड यू विल फाइंड एन ओवरी। तो ओवरी दोनों साइड पर होती है और एग्स भी दोनों साइड पर होते हैं। ओवरी दोनों साइड पर होती है, ठीक है, और जो एग्स होते हैं वो भी दोनों साइड पर होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तुमको मैं बताता हूं, और वह इंटरेस्टिंग बात ये है, जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि एग्स मैच्योर होते हैं लेकिन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। उसका कारण क्या है? देखो, एक मेल के अंदर ना, आफ्टर ही हिट्स प्यूबर्टी स्पर्म्स रिलीज होना चालू होते हैं, लेकिन एक फीमेल के अंदर बाय बर्थ ही बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो मैच्योर होना चालू होते हैं जब प्यूबर्टी हिट होती है, ये फर्क है। तो एग्स तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो मैच्योर होना चालू होंगे आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, बहुत सही, क्लियर है बात? तो ये ओवरी है, ये आपका यूरेथ्रा है, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज द वजाइना। अब इनके पार्ट्स समझाने की बजाय मैं डायरेक्टली तुमको प्रोसेस समझाऊंगा, ताकि तुम पार्ट्स भी अपने आप समझ जाओ सारे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं बस मैं, और वो ये है कि आपको बताना है कि यार ऑफ कोर्स ओवरी तो एग्स तो प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कुछ तो ठंडा खा लिया मैंने, which are responsible for the secondary sexual characters in females। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की स्पेलिंग बस नीचे कमेंट करना अच्छे से। ओके जी, ग्रेट। अब हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती कैसे। ठीक है, कैसे काम करती है। वेरी गुड। देखो जी, वजाइना सबसे पहले जब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, मीटिंग हो रही होती है, तो ये जो वजाइना है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा या पेनिस, दिस वजाइना रिसीव्स दी स्पर्म सेल्स। ठीक है, यहां पर स्पर्म सेल्स रिसीव होते हैं। वेरी गुड। स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस। उसके बाद क्या होता है कि यहां से सर्विक्स के थ्रू ये इस यूटेरस में एंटर करते हैं। ठीक है, ये इस यूटेरस में एंटर करते हैं। ओके, अब ध्यान से जो मैं बता रहा हूं वो समझना, क्योंकि पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक है, और आपका मेल मतलब ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब एक ही इसके अंदर आने वाली है, तो सब मिक्स होने वाला है अभी। ठीक है जी, बहुत सही। तो यहां पर स्पर्म्स जो है वो रिसीव होते हैं एंड देन दे एंटर द यूटेरस। ये यूटेरस में एंटर हो गए स्पर्म सेल्स। ठीक है, उसके बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। कहां एंटर करते हैं? वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब, यहां पर भी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे तुम समझाना है अभी। द एग दैट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। देखो भैया क्या होता है, जब व्हेन अ गर्ल अचीव्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, हर महीने पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो बेसिकली होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का मतलब क्या है कि यहां से एक एग जो एग है वो मैच्योर होकर यहां पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो स्पर्म की राह देखता है। ठीक है, कि भैया
ये जो यहाँ पर एग मैच्योर होके आ जाता है ना, वो स्पर्म की राह देखता है कि स्पर्म आएगा, है ना, एंड फ्यूजन होगा और मैं कन्वर्ट, मतलब उसके बाद फिर जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर बेबी बनेगा। मतलब इन शॉर्ट प्रोसेस यही कहती है, ठीक है, कि यार इसलिए हर महीने, क्यों ये बेसिकली हर महीने एग क्यों मैच्योर हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ, राइट, टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ, है ना। तो जब बेसिकली जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरी प्रोसेस इसी के अंदर आपको समझ में आएगी। तो क्या होता है, हर महीने जैसे हम देखते हैं पीरियड्स आते हैं, तो उस समय पर एक एग जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है, एक महीना इस साइड, एक महीना इस साइड, एक महीना इस साइड, एक महीना इस साइड, तो वो चेंज होते रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एग है ना, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म का वेट करता है कि स्पर्म आएगा और फ्यूजन होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो रेस में जाते हैं, लेकिन जो स्पर्म, तुमने 3 इडियट्स देखी होगी, उसके अंदर वो स्पर्म जो है वो जा रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, जो स्पर्म जीतता है ना, जो स्पर्म जीतता है वो इसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। सो द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस टुवर्ड्स द एग, ओनली वन देन फ्यूजेस विद द एग, ठीक, और से which then forms a zygote। तो बेसिकली क्या होगा, स्पर्म जो है वो एग के साथ में फ्यूज होगा और बना देगा जाइगोट। ये जाइगोटी नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको जाइगोटी बुलाते हैं, जाइगोटी नहीं है, जाइगोट ही है, ओके जी, बहुत से क्लियर है। तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर ये ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब, जहां पर स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या होता है ना, ध्यान से देखना, स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, इट देन ब्रेक्स डाउन इनटू एम्ब्रियो, इट देन फॉर्म्स एम्ब्रियो, ओके। तो सबसे पहले तो एग रेडी बैठा था कि स्पर्म सेल आएगा एंड फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो स्पर्म सेल आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बन गया। अब मजेदार बात यह है कि ये जो यूटेरस की वॉल्स होती है ना, ये थिक हो जाती है एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि अब इन्हें इस एम्ब्रियो का स्वागत करना है, ठीक है, अब जो है इन्हें इस एम्ब्रियो का स्वागत करना है, ठीक है। इसलिए तुम पढ़ सकते हो ध्यान से कि द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो। अब भैया, अब नई लाइफ बनने वाली है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर, राइट। कितनी, मतलब सोचो कितनी ब्यूटीफुल है ये चीज, कितनी, मतलब आप समझो बायोलॉजी के अंदर आपको ये चीज समझने को मिलती है, बट सोचो कि भगवान ने जो हमें जीवन का वरदान दिया है, जान का वरदान दिया है, साइंटिफिकली वो देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है कि यार नाउ द यूटेरस इज गोइंग टू प्रिपेयर इटसेल्फ, क्योंकि उसे यूटेरस नोज नाउ कि यार ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो अब आएगा, ठीक है, एंड इट विल देन ग्रो इनटू अ बेबी। तो इसलिए इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं, दे बिकम थिक एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके, बहुत सही है ना। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एम्ब्रियो आता है, ये एम्ब्रियो आता है और यहां पर ये एम्ब्रियो आता है और यहां पर आकर इम्प्लांट हो जाता है, ऐसे बोलते नहीं, ऐसे आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो यूटेरस की वॉल है वहां पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। जैसे ही, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा नामक एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये प्लेसेंटा, ठीक है। तो जैसे ही ये यूटेरस की वॉल पर आकर इम्प्लांट हो जाता है ना एम्ब्रियो, तो एक स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा वहां पर डेवलप होता है, ठीक है, बहुत से बिटवीन द यूटेरस वॉल, यानी कि यूटेरस की वॉल, बेसिकली ये क्या है, ये यूटेरस की वॉल है और ये इधर साइड एम्ब्रियो है, ठीक है, बहुत सही। एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स नरिशमेंट फ्रॉम प्लेसेंटा। ऑन एम्ब्रियो साइड प्लेसेंटा हैज विलाई एंड ब्लड स्पेसेस ऑन द मदर साइड। बेसिकली ये प्लेसेंटा क्यों डेवलप होता है, देखो ये भी कितनी शानदार चीज है। अब ये यहां पर आकर इम्प्लांट हो गया, अब प्लेसेंटा डेवलप होगा, यहां पर प्लेसेंटा डेवलप होगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो साइड पर इसके पास विलाय होते हैं और मदर साइड पर ब्लड स्पेसेस होती हैं। तो जितना भी नरिशमेंट है, खाना है, जो कुछ भी चीजें हैं, है ना, और जो कुछ भी यहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो ये प्लेसेंटा की मदद से ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्लेसेंटा ही इसको नरिशमेंट, फूड वगैरह सब कुछ देगा। देखो ध्यान से,
ठीक है, थ्रू ब्लड इन ब्लड स्पेसेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर पास टू द बेबी। हाँ, ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी बेबी तक पास ऑन होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई कि रिप्रोडक्शन होता कैसे। जो स्पर्म सेल है वो फ्यूज होता है एग के साथ में, उसके बाद फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो आता है यूटेरस के पास में, वो जाकर इम्प्लांट हो जाता है, फिर वहां पर प्लेसेंटा डेवलप होता है, वो उस एम्ब्रियो की देखभाल करता है, फिर एम्ब्रियो फर्दर ग्रो होगा, फीटस वगैरह बनेगा, फिर बेबी डेवलप होगा एंड देन वो बेबी जो है इस दुनिया में आएगा। ये बात हो गई जब स्पर्म सेल आ रहा है। जब स्पर्म सेल नहीं आता तब उस एग का क्या होता है, जो एग वहां पर बैठा हुआ है, तब होता है मेंस्ट्रुएशन। और जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हो, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मतलब एक गर्ल की लाइफ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, वो यही चीज है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि एग वहां पर क्यों प्रेजेंट है, ओवरी ने एग को क्यों भेजा, फ्यूज होने के लिए। लेकिन हर महीने तो स्पर्म आता नहीं है ना, स्पर्म सेल तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर स्पर्म सेल अवेलेबल है नहीं तो एग वहां पर वेट करता है। ठीक है, तो यूटेरस की लाइनिंग होती है, वो सब प्रिपेयर होकर बैठती है कि स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा, एम्ब्रियो बनेगा, यहां पर आएगा। ठीक है, तो यूटेरस भी खुद को प्रिपेयर करके रखता है और एग भी वहां पर प्रिपेयर रहता है, लेकिन स्पर्म आता ही नहीं है। स्पर्म आता नहीं है तो क्या होता है, वो जो एग है वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, वो एग रप्चर हो जाता है और जितनी भी प्रिपरेशन की गई थी यूटेरस की वॉल की, मतलब यूटेरस में जो लाइनिंग थी, ठीक है, वो सारी ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और इसीलिए पीरियड्स के टाइम पर ब्लीडिंग होती है, वेरी सॉरी, पीरियड्स के टाइम पर ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी, फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखना। When a girl child is born, her ovaries contain certain thousand number of immature eggs. Very nice. ठीक है, जब प्यूबर्टी हिट होती है तो वो एग्स मैच्योर होते हैं, एग्स डेवलप होते हैं। ठीक है, हर महीने ओवरीज में से जो एक एग होता है वो ओविडक्ट में आता है टू गेट फर्टिलाइज्ड। ठीक है जी, वेरी गुड, है ना, बहुत सही। सो ऑन मैच्योरिंग द फॉलिकल बर्स्ट्स एंड एग शूट आउट ऑफ द ओवरी, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। बिफोर एवरी ओव्यूलेशन इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट विद लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों? वही इसीलिए क्योंकि पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा, एम्ब्रियो बनेगा और जो बेबी है वो डेवलप होगा फिर। ठीक है, तो हर महीने ये चीज होती है, हर महीने वो प्रिपेयर करता है, स्पर्म नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, सो द इफ दो केसेस है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो हमने देख लिया जो होना था, अगर नहीं होता है इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज द थिक एंड सॉफ्ट यूटेरस लाइनिंग हैविंग ब्लड वेसल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई अब रिक्वायरमेंट है नहीं ना, प्रिपरेशन सब करी थी, है ना। ऐसा समझो कि एक जगह पर इवेंट होना था तो सब टेंट वगैरह लगाए, सब जगह प्रिपरेशन की, बोर्ड वगैरह लगाए, लेकिन इवेंट हुआ ही नहीं, तो फिर क्या किया, वो टेंट उखाड़ के ले गए, बोर्ड वगैरह सब उखाड़ के ले गए। सेम चीज यहाँ पर है कि प्रिपरेशन की पूरी, कि स्पर्म आएगा तो एम्ब्रियो वगैरह बनेगा और फिर बेबी डेवलप होगा, लेकिन अब हो ही नहीं रहा ऐसा, है ना, वेट हो गया, अब हो ही नहीं रहा, तो जो इनर लाइनिंग डेवलप हुई है उसकी कोई जरूरत नहीं है। राइट, वेरी गुड। सो द अनफर्टिलाइज्ड एग डाइज विद इन अ डे, है ना, ऑफ कोर्स उसकी लाइफ बहुत कम होती है, और जो लाइनिंग होती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है यूटेरस के अंदर। ये देखो, ये जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है ये भी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, और ये सारी चीजें ब्लड के फॉर्म में बाहर आती हैं, और इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। समझे बात को? ठीक है, इसी को पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है जी, इसी को पीरियड्स कहा जाता है। तो दो केसेस हैं एग के साथ में, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म है तो वो एम्ब्रियो बनेगा, प्लेसेंटा वाला केस, सब चीजें। अगर नॉन अवेलेबिलिटी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंपल सी बात। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं एसटीडीज के बारे में एसटीडीज के बारे में और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में। एसटीडीज क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इंसान को कोई एसटीडी है, लेट्स से एड्स है, एड्स एक एसटीडी है। ठीक है, एड्स है, और अगर ये दूसरे इंसान, एक हेल्दी इंसान के साथ में अगर मेटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि यहां से जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है जी, इसी को एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे कि साइफिलिस, है ना, गनोरिया, वार्ट्स, एचआईवी, एड्स। ओके, बहुत बढ़िया।
अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स या बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। ध्यान से समझना, देयर आर डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर डेवलप्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्रेगनेंसी सच एज बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड ओरल पिल्स, सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, हम लोग बैरियर मेथड्स के बारे में जानेंगे, केमिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे और सर्जिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा कॉन्सेप्ट ये है बर्थ कंट्रोल का। ठीक है, कि हर बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो इसका कहना ये है, बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब ये है कि टू यूज सम मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। These are also known as methods of contraception. Contraception is the avoidance of unwanted pregnancy या pregnancy in short, है ना? मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज किए जा रहे हैं। ओके जी, इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। मतलब तुम खुद सोचो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है पर अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह से स्पर्म और एग का मिलना रोक दिया जाए तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर मेथड की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एग और स्पर्म इसको मिलने ही नहीं देते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करना, सर्वाइकल कैप्स का यूज करना, ठीक है, डायफ्राम्स का यूज करना, ये फिजिकल बैरियर है। एक तरीके से बैरियर का एक्ट कर रहा है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन ही नहीं हो रहा। ओके, बहुत सही। सेकेंड है केमिकल पिल्स, जैसे कि बहुत सारी ओरल पिल्स होती हैं। ठीक है, दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड। ऐसा भी होता है बहुत सारी बारी कि हार्मोनल चेंज ऐसा हो जाए कि एग्स रिलीज ना हो। हालांकि ये काफी ज्यादा रिस्की चीज भी होती है। ठीक है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली कॉपर टी, ये भी एक तरीके से एक बैरियर है। ध्यान से देखो, ये कॉपर टी। ठीक है, तो कॉपर टी या ऐसे डिवाइसेस यूज करना अगेन जो कि स्पर्म और एग का फ्यूजन रोक दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं। फिजिकल बैरियर्स हो गए, अब सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं। ये एक तरीके से एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि भैया सर्जरी के थ्रू जो पूरा किस्सा है वही मिटा दिया। ठीक है, कैसे? देखो, इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। अब भैया अगर स्पर्म ट्रांसफर होगा ही नहीं, नसबंदी जिसको बोलते हैं ना, ये वही है नसबंदी। नसबंदी ये वही चीज है, वास्ट डिफरेंस, है ना? तो क्या होता है इसके अंदर कि अगर कैसे भी करके वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दें, भाई अगर तुम पाइप को ब्लॉक कर दोगे तो पानी आगे कैसे जाएगा? सोचो जरा। वैसे अगर तुम वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दोगे तो स्पर्म आगे कैसे ट्रेवल करेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है। मुझे छोटा सा एक होमवर्क का जवाब देना कि फीमेल के केस में अगर ऐसा कुछ करवाना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, अच्छा चलो स्लाइड में है ही सही। मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछूंगा, बट ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है? देखो, मेल के अंदर क्या होता है कि जो अपना वास्ट डिफरेंस होता है उसी को ब्लॉक कर देंगे तो आगे फर्दर जो स्पर्म ट्रांसफर है वो होगा ही नहीं। फीमेल के केस में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। ध्यान से देखो, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया। अब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो एग के साथ कभी स्पर्म का मिलन होगा ही नहीं। खत्म बात। ठीक है जी, कभी मिलन होगा ही नहीं। एंड विद दैट बीइंग सेड, हम लोगों ने खत्म कर लिया है हमारा प्यारा सा चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब मैं आपको मिलूंगा अगले सेशन के अंदर जहां पर हम लोग इसके सवाल करने वाले हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, 1 पेज नोट्स, PYQs, हर चीज मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड कर लेना। सारे कंटेंट के लिए टेलीग्राम पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। बस यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।